प्यारे भाइयों, ये इतिहास अंजना पवन हनुमान जन्म आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरठ रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक महाशय नंदराम आर्य बूचा नांगल बिजनौर वाले और ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहितास आर्य, खंजरी पर साथ दे रहे हैं हुक्म सिंह आर्य। तो सुनिए, ये हनुमान का जन्म आपके सामने पेश है। परम पिता परमात्मा कर बुद्धि प्रकाश, सुमरन करे भगवान का मैं तो शुरू करूं इतिहास। लेकिन शांत आपको चाहते, ए रोमांचकारी कथा आपके सन्मुख रखना देखिए हनुमान का जन्म कैसे हुआ था। आज कुछ बात ऐसी लिखी आ रही है जो कयास में नहीं आ रही। आज तो उस हनुमान का बंदर का रूप बना रखा है। हनुमान कोई बंदर नहीं था, कोई पूंछ लगी हुई नहीं थी हनुमान के। ये कोई कयास में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज रावण के भी 10 सर बना दिए। अगर चारों तरफ को 10 सर रावण के हुए तो जब सोता होगा तो एक मुंह नीचे जरूर दबता होगा। और कुंभकर्ण की मूछ 16-16 कोस लंबी बताई लिखी। अब समझ लो 16-16 कोस लंबी मूछें अगर कुंभकर्ण की होंगी तो जब उसकी दाढ़ी बनती होगी तो कई ट्रैक्टर चलते होंगे। विचार तो सभी करना पड़ता है। तो आज कोई बात ऐसी लिखी हुई जो कयास में नहीं आती। तो हनुमान का जन्म कैसे हुआ था, चुनिंदा बात कवि ने इतिहास में लिख दी। हनुमान कोई बंदर नहीं था, पूंछ लगी हुई नहीं थी हनुमान की। देखिए बताया गया कि ये बानर द्वीप में महेंद्रपुर शहर, क्योंकि उधर एक बानर जाति थी, ये बाली और सुग्रीव ये भी बानर जाति के ही थे। हनुमान भी बानर जाति का था। इसका मतलब ये नहीं कि बंदर था, वो तो इंसान था। तो महेंद्रपुर में राजा महेंद्रपाल राज्य करते थे, जिनके यहाँ ये 2 संतान थी, एक लड़की और उससे छोटा एक लड़का। लड़की का नाम अंजना और लड़के का नाम प्रश्न कीर्ति था। तो अंजना की कथा सुनो भाई, अंजना की महारानी थी, बड़ी चतुर महारानी, जिसकी है विख्यात कहानी। जिसकी है विख्यात कहानी, विपदा में कभी नहीं घबराई अंजना की कथा सुनो भाई अंजना की। हनुमानी सी कथा जाया, हनुमानी सी
कथा जाया, जिसका जग में यश छाया। महाराज पवन के संग ब्याही अंजना की, महाराज पवन के संग ब्याही अंजना। कथा सुनो भाई अंजना की। राजधानी थी महेंद्रपुर की, पास लंका थी रावण असुर की। राजधानी थी महेंद्रपुर की, पास लंका थी रावण असुर की। महाराज महेंद्र की थी जाई अंजना की, महेंद्र की थी। महेंद्रपाल राज्य करते थे महेंद्रपुर में। बड़ी लड़की अंजना, उससे छोटा इसका भाई प्रश्न कीर्ति। जब यह लड़की नौजवान हुई, सोचा अब शादी योग हो गई लड़की, क्योंकि उस जमाने में गुण कर्म स्वभाव देकर के शादी करते थे। अब इन्होंने सोचा लड़का कैसा होना चाहिए। तो दूर दूर से राजाओं के लड़कों की तस्वीरें अपने घर पर मंगवाई, अपने घर पर मंगवाई। सब तस्वीरों में से राव की बस 2 तस्वीर पसंद आई। तस्वीर पास की। वो किस किस की थी? एक तो विद्या पर्व की थी और दूजी पवन की थी भाई। दूजी पवन की थी भाई, पर विद्या पर्व की सब लोगों ने आयु थोड़ी बतलाई। विद्या पर्व की सब लोगों ने आयु थोड़ी बतलाई। देखिए 2 तस्वीरें पास की, विद्या पर्व और पवन। विद्या पर्व की आयु थोड़ी बताई कि पवन ठीक है अंजना के लिए, ये बड़ा वीर बहादुर है, विद्वान भी है और वीर भी है, तो इसी के साथ शादी करना स्वीकार कर लिया महेंद्रपाल ने। एक फोटो अंजना का पवन के पास में पहुंचा दिया। ये पवन कौन था? ये पवन रतनपुरी का रहने वाला था और पवन का पिता जो था वो रावण का पगड़ी पलटा मित्र था। तो अंजना का फोटो जिस वक्त पवन के पास में पहुंचा, देखकर बड़ा खुश हो गया। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। कहने लगा मंत्री जरा फोटो देख, इसकी शादी मेरे साथ होने वाली है। मंत्री कहने लगा महाराज बड़ी खुशी की बात है, बहुत सुंदर लड़की है। भाई सुंदर तो है, ये तो मैं फोटो तो देख रहा हूँ, वैसे तो मेरे मन पसंद है, पर बात ऐसी है शादी ऐसे नहीं करने की। किसी तरह इस लड़की को चश्मदीद दिखा दे और पता किसी को न चले और देखने को मिल जाए। ये कहने लगा महाराज ये तुम्हारी क्या जिद वाली बात है, वो राजाओं की लड़की ऐसे अकेली कहाँ देखने के लिए मिल जाएगी? कि नहीं चाहे कितना ही समय लग जा, क्योंकि कुछ गुण अवगुण की परीक्षा करना चाहता था। ये मंत्री को साथ में ले लिया, नहीं माना और धोखे से अंजना को देखने के लिए चल दिए महेंद्रपुर में। आगे राजमहल का चक्कर लगा रहे हैं रोजाना, कभी जनाने बाग में पहुंचते हैं, कहीं देखने के लिए मिले। किसी को क्या पता था कौन है ये, किस चक्कर में है। लेकिन 8 दिन का समय व्यतीत हो गया, समय मिला नहीं जो अंजना देखने को मिले। आखिर निराश होकर के वापस जाना चाहते हैं। उसी रोज का किस्सा है। जनाने बाग में ये अंजना कई सहेलियों सहित गई हुई थी और उस बगीचे में एक कमरे में तमाम लड़कियां बैठी थी और चर्चा विद्या पर्व और पवन की चल रही थी, क्योंकि फोटो ले रखा था लड़कियों ने।
आपस में लड़कियों में चर्चा चल रही है। पवन पीछे एक मोरी के रास्ते ये छुपा हुआ तमाम आवाज सुन रहा है, लेकिन इसे क्या पहचान थी कि अंजना कौन सी है। तो गजब की बात तो ये हो गई, एक जरा सा बोल अंजना बेचारी ने तो नहीं कहा, कहा तो वो मंत्री की लड़की ने था, लेकिन दोष अंजना पे रखा गया। महाआपत्ति का सामना इस निर्दोष बेचारी को पड़ गया। विचार नहीं किया पवन ने। अब ये लड़कियां आपस में चर्चा कर रही हैं। एक लड़की तो पवन की प्रशंसा करने लगी, अंजना तेरे बड़े भाग्य है जो पवन जैसा पति तुझे मिला। जब पवन की प्रशंसा होने लगी, अब तो बड़ा खुश हो रहा है। ये पीछे सुन रहा था, बड़ा खुश हो रहा, मंत्री मेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन गजब तो एक लड़की ने ढा दिया। वो मंत्री की लड़की कहने लगी, बहनों तुम करो जाओ इसकी प्रशंसा, मैं तो ना करने की। क्यों, तूने कुछ देखा भी? भाई यही देख लिया, बड़ा वीर बहादुर है। अब पवन को धोखा ये लगा कि अंजना बोल रही है, पूरी बात सुनी तो नहीं, समझी नहीं, दोष अंजना पर रख दिया। तो वह मंत्री की लड़की ने कौन सा बोल कह दिया था जो पवन ने ये जान लिया कि अंजना कह रही। तो ये मंत्री की लड़की यूं कह रही थी कि गुण को क्या रख कर चाटेगी, सूरत भी हो तो गत की हो। सूरत भी हो तो गत की हो, और विष के सागर से अच्छी तो एक बूंद अमृत की हो। विष के सागर से अच्छी तो, अरे विष के सागर से तो अमृत की एक ही बूंद ठीक है। बस जब विष का सागर बता दिया, एकदम आंखें लाल हो गईं। पवन कहने लगा, मंत्री बड़ी भारी तौहीन होगी, अपमान हो गया मेरा, और कम वक्त अंजना ने कर दिया। यूं कह रही है तो निरा विष का सागर है। मंत्री कहने लगा, महाराज क्या तुम्हें पहचान है कि अंजना बोल रही है? अंजना की पहचान है तुम्हें? बिल्कुल, ये अंजना ही कह रही है मुझे विष का सागर। अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। एकदम म्यान से तलवार खींच ली। मंत्री बोला, महाराज ये हमारा परदेश, परदेश में झगड़ा करना ठीक नहीं। अगर अंजना ने तुम्हें ऐसा शब्द कहा तो जब शादी हो जाएगी तब बदला चुका लेना, लेकिन इस वक्त झगड़ा मत करो। देखिए मंत्री के समझाने पर तलवार तो म्यान में कर ली, लेकिन दिल में ठेस पहुंच गई, चोट लग गई। जब तक इस अपमान का, इस कम वक्त से बदला न ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखिए इस अंजना बेचारी को कोई पता नहीं कि कहा ये बोल मंत्री की लड़की ने, और दोस्त तुझ पर रखा गया। उस वक्त तो क्रोध को दाब करके वापस चले गए। कुछ दिन में शादी पवन के साथ में ही हुई अंजना की। होनहार बलवान है, सुन लो धर के ध्यान, इस होनी को टाल सके ना बड़े बड़े बलवान। देखिए शादी तो बड़े प्रेम से हो गई। अंजना बेचारी को पता नहीं था क्या होने वाला। जब इसकी माता ने डोले में बिठा दिया, दुल्हन बनकर के डोले में बैठ गई और एक दांत में बांधी बसंत माला भी दे दी। ये इसके पास में बसंत माला बैठी हुई। अंजना का डोला चल दिया। जब रतनपुरी की सरहद में डोला आ गया, कहने लगा, मंत्री वो दिन याद है जो इस कम वक्त ने मेरा अपमान किया था? क्या ये निरा विष का सागर है, राजमहल में जान नहीं देने का। उतार लो डोले से जंगल में। और 12 साल के लिए मैंने दूर कर दिया, 12 साल तक सूरत नहीं देखने का इसके। उस जमाने में औरतों के लिए 2 सजा थी, या तो बनवास या दुहाग देते थे। 12 साल का दुहाग दे दिया, काग उड़ावेगी दुहागी महल पर। देखिए जंगल में ही डोला रुक गया, अंजना को उतार लिया। अंजना कहने लगी, बसंत माला अभी तो राजमहल भी ना आया, मुझे जंगल में क्यों उतार लिया? बसंत माला को पता था, कहने लगी, मन थोड़ा करके अंजना बड़ा बुरा हो गया, शादी नहीं तेरी बर्बादी हो गई। कैसे बता रही?
के पूछेगी अंजना बेबे, देखिए भाग्य फूट गया तेरा। मन मंदिर का दीपक बुझ गया, हो गया घोर अंधेरारी। मन मंदिर का दीपक बुझ गया, भाग फूट गया तेरा हो। मन मंदिर का दीपक बुझ गया, हो गया घोर अंधेरारी। मन मंदिर का जिसका हाथ पकड़ के चली तू जिंदगी की राह में, उसने हाथ छोड़ दिया तेरा, भर रही जिसकी चाह में। कोई दवाई असर करे ना ऐसे कसूते घाव में, क्यों कर जो बन बिक जाएगा इज्जत के महंगे अभाव में। क्यों कर जो बन बिक जाएगा इज्जत के महंगे अभाव में। 12 साल के लिए किया तेरा लगपति ने डेरा। मन मंदिर का दीपक बुझ गया, हो गया घोर अंधेरारी। कहती है बर्बादी हो गई, शादी नहीं। अभी तो संग में पता नहीं जन और क्या क्या होवेगी। पवन कुमार के सिवा बता दिलदार कहाँ टोवेगी। पता नहीं इस किस्मत का जन संख्या क्या होवेगी। सारी दुनिया ऐसे करे तू सांस मार सोवेगी। सांस मार सोवेगी। 12 साल में जवानी ढल जा करे बुढ़ापा फेरा। मन मंदिर का दीपक बुझ गया, हो गया घोर अंधेरारी। ये बेचारी अंजना बुरी तरह रोने लगी। हाय बसंत माला, मुझे जरा ये तो पता निकाल दे मुझसे गलती क्या हो गई। मैंने तो कभी स्वप्न में भी पति को बुरा ना बताया। ये बता मुझसे कसूर क्या हुआ जो मुझे 12 साल के लिए त्याग दिया। मेरी सूरत नहीं देख सकते। कि भाई इस बात का तुझे पता होगा या महाराज को, हमें कोई पता नहीं। लेकिन ये पता 12 साल के लिए त्याग दी। अब तो दुहागी महल पे जाना पड़ेगा, काग उड़ाने पड़ेंगे। ये पतिव्रता बेचारी निर्दोष डोले से उतार ली, अभी राजमहल देखा तक नहीं, काग उड़ाने शुरू कर दिए दुहागी महल पर। हाय परमात्मा, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी, मुझे ये तो पता लग जा कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन इस बात का पता कौन बतावे क्या बात थी। अंधविश्वास में फंसकर बेचारी को आपत्ति उठानी पड़ी। पवन को तो वही क्रोध था, वही कांटा लगा हुआ था दिल में। अब देखिए इसी तरह बेचारी को काग उड़ाते उड़ाते 12 साल पूरे होने में 8 मास की कमी रह गई। सूख के कांटा सी हो गई। बसंत माला दिन रात समझाती रहती। अब देखिए उन्हीं दिनों रावण की लंका से परवाना आया। लिखा हुआ था कि मेरी लंका पर एक दुश्मन चढ़ा हुआ है, युद्ध में आकर के मेरी सहायता कर। पवन का पिता कहने लगा, बेटा जाना पड़ेगा तुम्हें युद्ध में रावण की सहायता के लिए। तो ये सेना लेकर के लंका को चलता है पवन।